अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम अपने सबक के दूसरे लेक्चर के साथ आज अपना सबक शुरू करेंगे। एक लेक्चर हम लोगों ने मुकम्मल किया था। आज हमारे पास दुनिया की आबादी जो सबक चल रहा है इसका दूसरा लेक्चर शुरू होने जा रहा है। पहला सबक जहां हमने ख़त्म किया था वो आखिरी लाइन में दोबारा हूँ। यही कायदे आखिर में ख़ानदानी रस्म व रिवाज बन गए और हर ख़ानदान को अपने अपने रस्म व रिवाज की पाबंदी लाजिम हो गई। यहाँ से हमारे पास ख़ानदानी रस्म व रिवाज की इब्तिदा हुई थी। ठीक है, इससे आगे अब हम पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह 3 पैराग्राफ आज पढ़ेंगे। अब ये अमर ज़रूरी था कि हर ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स हो जिसका हुक्म उस ख़ानदान के सब आदमी माने, या अगर ख़ानदान के 2 आदमियों में किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो वो फ़ैसला कर दे। इसलिए हर ख़ानदान के लोग मिलकर अपने आदमियों में से एक ऐसे शख्स को चुन लेते थे जो उम्र और अक़ल में सबसे बड़ा हो और जिसकी नेकी और अच्छाई की वजह से सब उसकी इज़्ज़त करते हों, उसको वो अपना बुज़ुर्ग समझते हों या समझते थे। जिसको वो बुज़ुर्ग समझते थे उसको वो चुन लेते थे, इंतखाब कर लेते। ख़ानदान का सरबरा, हाकिम, जो हमारे यहाँ अभी भी अगर एक ख़ानदान में देखें तो घर का जो सरबरा होता है, लेकिन वहाँ क्योंकि थोड़ा वसी था तो उसमें क्या होता था, अगर 2 लोगों में झगड़ा हो गया फ़ैसला कौन करेगा। अगर 4 लोग बैठ गए उसमें से एक शख्स उसके साथ है तो वो उसका हक़ में फ़ैसला दे देगा, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। तो ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाता जो ख़ानदान का सरबराह, यानी कि उसके पास सब लोग बराबर दर्जा रखते हों, इसके अलावा सब उसकी इज़्ज़त भी करते हों, फिर वो परहेज़गार भी हो, यानी कि उसे खुदा का खौफ हो, सच बोलता हो, झूठ बोलकर किसी की बेजा हिमायत ना करे। अगला पैराग्राफ। अब इन ख़ानदानों की ज़रूरतें भी ऐसी होती जाती थीं जिनको लोग सिर्फ़ मिलजुल कर और एक जगह रहकर ही पूरा कर सकते थे। इसके सिवा इतने बड़े बड़े ग्रोहों का इकट्ठे सफ़र करना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए इन बड़े बड़े ख़ानदानों ने अच्छी अच्छी सरसब्ज़ व शादाब जगहें तलाश करके वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने की तजवीज़ सोची और अपने लिए छोटी छोटी बस्तियाँ बना लीं। बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए ताकि बारिश का पानी उनमें जमा हो जाया करे और जब चश्मे खुश्क हो जाएं तो वह इस पानी को इस्तेमाल में ला सकें। घास और दूसरी ज़मीन से उगने वाली पैदावार को ख़ुद अपनी कोशिश से पैदा करने की तरकीबें सोचीं और इस तरह खेती बाड़ी काम शुरू किया। देखा बच्चों, खेती बाड़ी भी जो आज हम फसलें लगाते हैं, फल फ्रूट लगाते हैं, ये शुरू से नहीं थे, बल्कि पहले क्या होता था, इंसान अल्लाह ताला की कुदरत के ज़रिए जो उगे हैं उनसे फ़ायदा उठाता था। जब वो ख़त्म होते थे आगे बढ़ जाता था, फिर ये जगह हरी भरी होना शुरू हो जाती थी। इंसान जो आगे हरी भरी जगह है उससे मुस्तफ़ीद होता था, उससे फ़ायदा उठाता था। लेकिन अब इतने बड़े बड़े ख़ानदानों को लेकर सफ़र करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब ख़ानदान बढ़ने लगे उसमें ऐसा होता है, कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन और जो है आदमी हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं, सर्दी और गर्मी की सहूलतें बर्दाश्त नहीं कर सकते, सफ़र करने के काबिल नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ, इंसान ने सोचा कि एक जगह रहकर ज़िंदगी गुजारना शुरू किया जाए। जब एक जगह रहकर ज़िंदगी गुजारना शुरू की तो जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें हासिल थीं उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए। पानी जमा करने के लिए गड्ढे खोदे और घास और फसलें किस तरीके से खुद उगाई जा सकती हैं जो मवेशियों को भी पूरी हों और हमें भी उनसे फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए इंसान ने काम शुरू किया। तो इस तरीके से किसका, खेती बाड़ी का काम शुरू हुआ। अगला पैराग्राफ। आहिस्ता आहिस्ता उनके पहनने के कपड़ों में भी तब्दीली हो गई और अब वो पत्तों और छाल से बदन ढांकने की जगह दरख्तों के रेशों से बनी हुई और जानवरों की खालों से तैयार की हुई पोशाक पहनने लगे। हर शख्स अपनी अपनी ज़रूरत के लिए खुराक और पोशाक का इंतज़ाम कर लेता था और रहने के लिए मिट्टी, गारे और फूंस की झोंपड़ियाँ बना लेता था। मगर बाद में इस तरह अलग अलग इंतज़ाम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि आदमी आदमी में फ़र्क होता है। कोई किसी काम को अच्छी तरह कर सकता है, कोई किसी दूसरे काम में होशियार होता है। जी हाँ, ये आज का सबक यहाँ तक ही है। तो ये बात तो हकीकत है कि एक शख्स अपने लिए सारे काम नहीं कर सकता, और एक शख्स अगर अपने लिए सारे काम करेगा
तो उसमें बहुत सारे मसाइल भी पैदा होंगे। फिर हर शख्स का रुझान एक जैसा नहीं होता, हर शख्स हर चीज़ में महारत भी नहीं रखता है। तो अब ये सोचा जा रहा है यहाँ पर कि कोई एक शख्स ये काम कर ले तो हम उसके बदले दूसरा काम कर लें। आगे देखते हैं इसमें और क्या आता है। हमारे पास पढ़ने का सबक आज का यहीं तक का था। अब हम कुछ क्लास वर्क करेंगे। नया लफ्ज़ कोई नहीं आया, इसलिए बोर्ड तो साफ़ है। क्लास वर्क में हमारे पास मैं पहले सवालात दे रहा हूँ आपको। अपनी अपनी कॉपी और लिखने का सामान संभाल लीजिए। अच्छा बच्चों, आप लोग काम करते हुए इस चीज़ का तो ख्याल रख रहे होंगे, दोनों साइड से जो हम लाइन खींचते हैं उसका मार्जिन यानी कि जो साइड से हमने छोड़ा है वो क्या हो, बराबर हो। और दूसरा काम बहुत साफ़ सुथरा करके करना है। ठीक है बच्चों। तो अगला सवाल है हमारे पास, खाना बदोश लोगों की तर्ज़ माशरत उनके रहने सहने का जो तरीक़ा है, तर्ज़ माशरत से हम क्या क्या सबक सीख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इंसान को खेती बाड़ी की ज़रूरत किस तरह पेश आई। और उससे अगला सवाल है, इस सबक में जो लफ्ज़ जमा आए हैं उनके वाहिद बनाओ। अच्छा बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ तस्कीर और तानीस की गलती कर दी है ना, उनके वाहिद, जबकि क्या लिखना चाहिए मुझे, उनकी वाहिद बनाओ। लेकिन मैंने बच्चों तस्कीर और तानीस की गलती नहीं की, मैंने वाहिद के लिए की इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अल्फाज के लिए के इस्तेमाल किया है। अल्फाज होते हैं तो उनके वाहिद बनाओ। ठीक है बच्चों, ये वाज़े करने के लिए मैंने तस्कीर और तानीस आपको यहाँ से शायद और अच्छी तरह वाज़े हो जाए कि सर गलती यहाँ पर कर गए हैं। तो ये हमारे आज क्लास के सवालात। अब हम थोड़ा सा होमवर्क लेंगे, ये मिटा रहा हूँ मैं। होमवर्क में क्या है हमारे पास, कल हमने लिया था या पिछले लेक्चर में ज़राअत। ठीक है बच्चों,
होमवर्क में आज हमारे पास ज़राअत नहीं है, सनत है। सनत में भी क्या करना है आपने? वही 3 काम करने हैं। कौन से 3 काम? नंबर 1 अहमियत, नंबर 2 दरपेश मसाइल, किस चीज़ को? सनतों को। वो भी कहाँ? पाकिस्तान में दरपेश मसाइल। और जो तीसरा है मुमकिना हल। और क्या आपकी नज़र में उनका जो मुमकिना हल हो सकता है वो क्या है? ये हमारा आज का होमवर्क है। ठीक है, दिलचस्प होमवर्क है, आपको इसके लिए मुताला भी करना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।